स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का उत्तर प्रदेश पुलिस महा प्रैक्टिस सीरीज में। और अभी हमारा प्रीवियस ईयर पेपर ही चल रहा है और आज इसमें हमारा है 18 जून सेकेंड शिफ्ट का ये शायद पेपर है। चलिए आइए देखते हैं जीएस के प्रश्न, जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनको हम देखते हैं। चलिए, ज्यादा समय को नहीं खाया जाएगा, सीधा मुद्दे पे आया जाएगा। मेरा एक ही वर्ड है कि यूट्यूब पे समय मत खाइए बच्चों का, सीधा विषय पे आइए, पढ़ाइए, आगे बढ़िए। चलिए पहला प्रश्न जल्दी से पढ़ो भाई। आगरा की मोती मस्जिद, कहाँ की? आगरा की मोती मस्जिद। अगर मोती मस्जिद की बात कर रहा है, मोती मस्जिद, और कह रहा है कि आगरा की, इसका मतलब यह मस्जिद कहीं और भी होगी। तो ये कहाँ वाली कह रहा है? आगरा वाली। एक मस्जिद ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। लेकिन क्वेश्चन का जवाब पहले दे दिया जाए। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डॉट डॉट द्वारा करवाया गया। तो अब मेरे भाई हम आपको बताएं, एक मोती मस्जिद आगरा में है। अब आगरा में किला है, क्या है? किला। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। दिल्ली के किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। अब आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाया था शाहजहां ने। आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। और दिल्ली किले के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया? मोती मस्जिद औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। ये कहाँ का पूछ रहा है? आगरा का पूछ रहा है। तो आगरा पे ऑप्शन आप सही टिक करेंगे, शाहजहां। अगला प्रश्न, डॉट डॉट रेड बुक भारत में एक रंग की, किसी रंग की एक बुक होती है जो खतरा का निशान बताएगी। ठीक है। बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों, कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों, ऐसे जानवर, ऐसी वनस्पतियां, ऐसे कवक या ऐसी कुछ भी चीजें जो जीव जंतु जो लुप्त की कगार पे हो, उनको शिकार कर गया या पर्यावरण से या कैसे, जैसे गिद्ध एकदम विलुप्त की उस पे पाया के खड़े हो, तो लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राज्य की दस्तावेज है। तो एक किताब है एक रंग की, खतरा, जैसे किसी जानवर का गायब होना खतरा है, सब गायब हो जाएंगे प्रकृति से एक दिन, बहुत तेजी से गायब हो रहे हैं। तो एक बुक होती है रेड डाटा बुक। कौन सी बुक? रेड डाटा बुक, जो क्या करती है? इनके दस्तावेज इनको लिखती है, इनका एक डाटा जारी करती है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति स्थानिक प्रजाति को एक्सप्लेन किया है ब्रैकेट में, वो जानवर जो केवल एक भौतिक क्षेत्र में रहते हैं। स्थानिक प्रजाति का मतलब वो जानवर जो किसी विशेष स्थान पर रहते हैं का उदाहरण नहीं है। अब काजीरंगा एक सींग गैंडा, ठीक। बंगाल टाइगर अपना हो गया। दूसरा मिथुन अरुणाचल प्रदेश का एक जानवर है। तो अलग अलग इनके अपने अपने क्षेत्र हैं, अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। लेकिन गाय क्या कोई क्षेत्र है कि यूपी में रहेगी, एमपी में नहीं रहेगी, गुजरात में रहेगी? ऐसा नहीं है। ये सारे एक विशेष स्थान इनको चाहिए, लेकिन गाय को विशेष स्थान नहीं चाहिए, सब जगह आपको मिल जाएगी। ये वही कह रहा है स्थानिक प्रजाति से कौन सा बाहर है। ठीक। अगला, डॉट डॉट भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। कौन सा उत्पादक? बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। 4 राज्य आपको दिए गए हैं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। आपका सही आंसर बॉक्साइट उत्पादन में होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? मेरे भाई सच बताओ, कितनी बार पढ़े हो इसको? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। पढ़ाया गया है तुमको कि नहीं पढ़ाया गया है? सच बताना। पढ़ाया गया, बहुत बार पढ़ाया गया है। तो तुम टिक करो कौन सा? एंथ्रेसाइट। इस कोयले में कोल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक। अगला, अप्रैल 2018 में ये करंट का क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में, गंगा नदी का वो क्षेत्र जहां कभी कभी बरसात में कभी पानी आता है, जल ग्रहण करता है, क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? नमामि गंगे। नमामि गंगे तो भैया सफाई की योजना है, क्लीन गंगा भी सफाई की योजना है। सेव गंगा, गंगा बचाने की योजना है। गंगा हरितिमा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? गंगा हरितिमा। ठीक, ये कौन सी योजना है? गंगा हरितिमा। अभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि गंगा हरितिमा योजना क्या है, तो ये इस योजना की शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 2018 को उन जिलों में जिनमें गंगा बहती है। तो उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में इस योजना को शुरू किया गया। गंगा के किनारे किनारे पेड़ लगाना है और पेड़ लगाने से गंगा में मृदा अपरदन और मिट्टी का कटाव नहीं होगा, इसका यही लक्ष्य था। अगला, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतो के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, ज्ञानेश्वर, नरसिंह मेहता। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा आपका होगा नरसिंह मेहता। अगला प्रश्न है हमारा, किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? मगध की राजधानी। अब बिंबिसार ने नहीं किया है। अशोक मौर्य के राजा हैं। चाणक्य मौर्य के राजा हैं। इस ऑप्शन में अभी 2 राजा मगध के हैं और ये 2 राजा मौर्य के हैं। सॉरी, ये मौर्य के प्रधान मंत्री हैं और वो मौर्य के राजा हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसमें से ऑप्शन जो सही होना चाहिए वो ऑप्शन इसमें नहीं है। उदयन। कौन? उदयन ने मगध की राजधानी को राजगिरी से कहां ले गया था? पाटलिपुत्र ले गया था। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, योगक्षेम वहाम्यहम् किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय स्टेट बैंक का? नहीं है। LIC का? इंडिया का? लोकसभा का? प्रधानमंत्री कार्यालय का? बिल्कुल नहीं। आपके स्वास्थ्य के बारे में किसको चिंता होगी? LIC को होगी। ठीक, भारतीय जीवन बीमा निगम को होगी। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल जमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? भारत और श्रीलंका को कौन सा जल जमरू मध्य या खाड़ी अलग करता है? पाक जल जमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक, पाक जल जमरू मध्य भारत श्रीलंका को। अगर सिर्फ खाड़ी पूछा होता तो हम मन्नार कहते, लेकिन वह क्या पूछ रहा है? पाक जल जमरू मध्य पूछ रहा है। 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को, अब आपको पता है पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कर दिया, को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज में दिया था? आधुनिक भारत में आप पढ़े हैं कि पुर्तगाल के राजा ने ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को बंबई शहर किसमें दिया था? दहेज में दिया था। कौन सा शहर दहेज में दिया था? बंबई शहर दहेज में दिया था। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद कर रहे थे। ठीक, अगला, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय सर वही है जिनकी कहानियां जीवित होती हैं, जीवित कहानियां लिखते हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद। अगला, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे सर हरिवंश राय बच्चन की फेमस कविता कौन सी है? काव्य संग्रह मधुशाला, जिसकी सबसे फेमस लाइन है बैल कराए मंदिर मस्जिद,
बैर कराए मंदिर मस्जिद, मेल कराए मधुशाला। ठीक, बहुत ही मजेदार कविता, जरूर कभी फुर्सत में पढ़िएगा। निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध की स्मृति में बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम के स्वागत में बना है। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया है, और लाल यहाँ पे शाहजहां बनवाया है। तो इंडिया गेट क्या है? अब प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के याद में बनवाया गया है। शहीद किसके याद में? भारतीय सैनिकों के याद में बनवाया गया है। अगला ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एक सेट में आगे भी था। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त का मतलब ऋषियों का स्थान, देवताओं के रहने का स्थान, सरस्वती नदी का तट, वैदिक काल की क्वेश्चन है, में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर या कानपुर में स्थित ठीक था। अगला, अपनी कृत पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो यहाँ पे पृथ्वीराज रासों को किसने लिखा है? बच्चे को पता है सर, चंद्र बरदाई। किसने लिखा है? चंद्र बरदाई। जगनीत ने क्या लिखा है? आलाखंड। क्या लिखा है? आलाखंड। इसमें लाइन दिया, 12 बरस लोग कुकुर जिए, 16 बरस लोग जिए सियार, बरस 18 36 जीबे, आगे जीबे को धिक्कार। ये मोटिवेशन है सर, और मैं बार बार कहता हूँ, मोटिवेशन लेबर का होता है, सैनिक का, राजा का मोटिवेशन नहीं होता। पढ़ाई करने वाले को कौन सा मोटिवेशन? उसे तो वर्दी दिखनी चाहिए, सिर्फ आंख में क्या होना चाहिए? तीर, मछली की आंख दिखनी चाहिए, कर्म अपना दिखना चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे बढ़ो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डाट शहर में हुआ है। वैसे हिंदी का प्रश्न है, लेकिन जीएस में है, तो हम बताएंगे किसमें हुआ है। मैथिली शरण का गुप्त झांसी में हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मथुरा कला विद्यालय डाट काल में अपने शीर्ष पर रहा। मथुरा कला विद्यालय कुषाणों के समय अपने शीर्ष पे रहा, और मथुरा में सबसे ज्यादा निर्माण हुई मूर्तियां। क्या निर्माण हुई? मूर्तियां। विश्व मतलब भारत में सबसे पहली मूर्ति पूजा किसकी की गई? गौतम बुद्ध की। और वो मूर्तियां सबसे पहले बनी कहां? मथुरा कला शैली में बनी। ठीक, अगला, गुप्त काल का टेराकोटा मिट्टी के बने हुए पक्के छोटे बर्तन टेराकोटा की पक्की मिट्टी, ठीक, टेराकोटा की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डाट में स्थित है। टेराकोटा मतलब पक्का ईंटा, जो आज आप देखते हो टेराकोटा है, ईंटा पक्का है ना, तो क्या है भैया? ये टेराकोटा है। अब ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? गुप्तकालीन मंदिर, भीतरी गांव मंदिर स्थित है भैया कानपुर में। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डाट द्वारा किया गया था, कराया गया था। किसके द्वारा? अब देखिए, जब अभी आप हाल में गए होंगे घूमने, पूरा कैंपस घूमे होंगे, तो एक महारानी जी की फोटो लगी है, पीतल की मूर्ति बन के रखी है। किसकी रखी है? रानी अहिल्याबाई होलकर की, मराठा साम्राज्य से संबंधित थी। इन्होंने क्या करवाया? औरंगजेब के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवाने के बाद उसी के बगल कहा जाता है, इन्होंने क्या बनवा दिया था? एक मंदिर बनवा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 36, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का काम क्या है? भ्रष्टाचार प्राधिकरण। लोकायुक्त का पद डाट में सृजित किया गया। कब सृजित किया गया? भ्रष्टाचार प्राधिकरण का जो पद होता है वही लोकायुक्त का पद है। कब बनाया गया? 1975 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1975 में। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे, कहां पे? फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण डाट बादशाह ने करवाया था। तो भैया फर्रुखाबाद में मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था।
अंतिम क्वेश्चन है शायद ये, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? फसल कटाई के समय बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य है भैया वो कौन सा है? सैरा। कौन सा लोक नृत्य है? सैरा। अब इसके बाद आपका अनूप सर आएंगे स्टेट जी के, फिर हिंदी, फिर आप लोग। धन्यवाद मेरे भाई, आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए, प्रैक्टिस जारी रखिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है सुपर एग्जाम अड्डा पर। मैं अनूप। जानते हैं हम लोग यूपीपी का पेपर सेट सॉल्व कर रहे थे, उसमें अब हम स्टैट जीके और हिंदी के सवाल जो बचे हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर आपका कब का है? ये पेपर आपका है यूपीपी का पेपर है। ये कब का? ये है आपके 18 जून 2018 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। कब का? सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। इसे हमें सॉल्व करना है और ये हमारा पहला क्वेश्चन है स्टैट जीके का और साइंस में। निम्न में से कोशिकाओं में कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता? आप जानते हैं कोशिकाएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, वनस्पति और जंतु कोशिका, और इनमें बहुत कम फर्क होते हैं। ज्यादातर अंग दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा अंग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते परंतु पादप कोशिका में पाए जाते हैं? केंद्रक तो केंद्रक दोनों में होता है। ये जो है कोशिका के सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, इसे हम कहते हैं सर्वोच्च नियंत्रक। दूसरा है आपका कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, तो ये भी दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म में ही आपके सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। ये एक द्रव होता है जो पूरे कोशिका में फैला होता है और इसी पे सभी कोशिकांग आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति आप देखेंगे तो 2 लेयर की होती है आपकी, ठीक है। पादप कोशिकाएं 2 लेयर की होती हैं और जंतु कोशिकाएं सिंगल लेयर की होती हैं। और जो ये दूसरी लेयर जो ये बाहर वाली होती है पौधों में, यही आपकी होती है कोशिका भित्ति, जो आपके जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। जो ये दूसरी लेयर है पादप कोशिकाओं की, ये दूसरी लेयर, और जंतु कोशिकाओं की ये पहली लेयर, ये आपकी क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है। तो सही क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। ये केवल पादप कोशिका में पाई जाएगी, जंतु में नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? मुर्गी, मेढक, सांप या बिल्ली? तो बिल्ली, सांप और मेढक में बाह्य निषेचन नहीं होगा। सॉरी, मुर्गी, बिल्ली और सांप में बाह्य निषेचन नहीं होता। बाह्य निषेचन आपका होता है किसमें? मेढक में। इसमें जो नर मेढक होता है ये अपना शुक्र द्रव्य पानी में सतह छोड़ देता है और ये तैरता, इसके शुक्र द्रव्य तैरता रहता है। और जो मादा मेढक होती है उसके वो अपने अंडाणुओं को भी पानी में छोड़ देती है, जिससे दोनों का मिलन पानी में होता है और मादा मेढक के पीठ पर ये अंडे जमा हो जाते हैं और यहाँ से उनको प्रजनन की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी होती है। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है? मेढक में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मानवों में आवाज द्वारा उत्पादित होती है। मानव में आवाज कहाँ से उत्पादित होती है? कंठ, लैरिंक्स, श्वास नली, मुंह या फेफड़ा? किससे निर्धारित होगी? तो आप देखेंगे ये सभी आपके श्वसन तंत्र के अंग होते हैं, ठीक है। और इनमें जो आपका ये फेफड़ा है, यहाँ पर हवा जाती है, मतलब आप वायु लेते हैं जहां से ऑक्सीजन ग्रहण किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने में मदद की जाती है। जब आप सांस लेते हैं उस दौरान आप वायु नाक से लेते हैं, नाक से फिर वो जाती है ग्रसनी में, ग्रसनी से जाती है वो वायु नली में, और वायु नली के किस भाग में? तो जाती है वो कंठ, लैरिंग्स में, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा भाग होता है, ठीक है, कंठ का आपके। और जो आपका ये कंठ है ये कितना बड़ा होता है? ये 2.5 इंच का होता है लगभग,
और इसे हम कहते हैं वेकल कार्ड या वॉइस बॉक्स। वेकल कार्ड या वॉइस बॉक्स को कहते हैं क्योंकि जो भी मनुष्य बोलता है उसकी आवाज क्या कहां से निकलती है, इसी कंठ से निकलती है। कहते हैं ना उनका कंठ बहुत अच्छा, उनका गला बहुत अच्छा है। तो गला अच्छा क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे मधुर आवाज निकल रही है। ठीक है, सारी आवाजें कहां से निकलती हैं? हमारी कंठ से निकलती हैं। ठीक है, और ये कंठ वाला भाग जो होता है ये पुरुषों में थोड़ा बड़ा होता है और महिलाओं में छोटा होता है। ठीक है, और आवाज कहां से निकलती है? तो कंठ से निकलती है। आगे है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? आप जानते हैं कि कोयला, ये प्रश्न आपसे पहले भी पूछा जा चुका है, हमने बताया था। तो आप लोग एक बार कमेंट करिए और बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, और एक बात, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और उसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आपका पहला है लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट और पीट। तो देखिए जो आपका सबसे उत्तम गुणवत्ता का कोयला है वो आपका है एंथ्रेसाइट। क्यों है उत्तम गुणवत्ता का? क्योंकि आप जानते हैं कोयला का निर्माण कैसे होता है? ताप, जमीन के अंदर ताप और दाब पड़ने से कोयला का निर्माण होता है। तो जो सबसे ज्यादा समय तक ताप और दाब सहन करता है वो आपका एंथ्रासाइट सहन करता है, जिससे इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। और बढ़कर कितने प्रतिशत हो जाती है? बढ़कर लगभग 90 से 95% तक हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया था सर्वोत्तम कोयला एंथ्रेसाइट में 80 से 90% तक होता है। ठीक है, 80 से, आपका यूपीपी का ही क्वेश्चन है, 80 से 90% कार्बन किस कोयले में होता है? 80 से 95% तक। ठीक है, तो अगर इसके आसपास आपको ऑप्शन मिलेगा तो वह कौन सा कोयला होगा? वह आपका एंथ्रेसाइट कोयला होगा। सर्वोत्तम कोयला इसे कहते हैं। दूसरा जो सर्वोत्तम कोयला होता है दूसरे नंबर पर वो आपका होता है बिटुमिनस। इसमें आपका कार्बन की मात्रा, ठीक है, कार्बन का प्रतिशत जो होता है वो आपका होता है 65 से लेकर 80% तक। तीसरे नंबर पर आपका आता है लिग्नाइट, जिसमें कार्बन मात्रा होती है आपकी 50 से 65% तक। कितनी? 50 से 65% तक। आखिरी में आपका आता है पीट कोयला। ये कोयले निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू ही हुई रहती है उस स्थिति में जो कोयला होता है उसे हम कहते हैं पीट कोयला। इस पीट कोयला में कार्बन की मात्रा आपकी होती है 50% से कम, कहेंगे यहाँ 25% से कम पाएंगे। जब आप इसे जलाएंगे तो इसमें धुआं ज्यादा निकलता है और एंथ्रासाइट को जलाएंगे तो धुआं कम निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? मशक, चिक्का, खड़ताल या चिमटा? तो पहले हम पंजाबी, जो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए इनके एक बार चित्र देख लेते हैं, फिर आप बताइएगा इनमें से उत्तर कौन सा होगा। ये आपका पहला है चिमटा, ठीक है, ये आपका है मशकबाज, ये है खड़ताल और ये है आपका, एक मिनट, और जो ये तस्वीर आपकी दिख रही है ये तस्वीर है आपकी किसकी? चिक्का की। किसकी? चिक्का की। अब आप प्रश्न एक बार पढ़िए। तो प्रश्न क्या है? लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। देखिए इसमें लकड़ी की कई छड़ियां किसमें मिली है? इसमें तो 2 है, वो भी किसकी है? लोहे की लकड़ी है ही नहीं आपके चिमटे में। मशकबाज में 3 डंडी है, लेकिन उसमें भी एक के ऊपर एक लकड़ियां तह से नहीं रखी हुई है। खड़ताल है, खड़ताल में भी नहीं है। आप देखेंगे इसमें लकड़ियों की पट्टियां परत दर परत आपकी इसमें किसमें रखी हुई हैं? चिक्का में रखी हुई है। क्या सही हो जाएगा हमारा? हमारा सही हो जाएगा चिक्का। क्या सही हो जाएगा? चिक्का वाद्य यंत्र में लकड़ियां की कड़ियां, कई छड़ियां आपस में मिलकर बनाई जाती हैं चिक्का को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय वास्तुविद को 2018 में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? हफीज कॉन्ट्रैक्टर को, चार्ल्स कोरिया को, पीलू मोदिया को या बालकृष्ण दोषी को? आप जल्दी जल्दी बताइए आंसर। किसे प्रदान किया गया था 2018 में? हालांकि ये आपके उस समय के करंट का क्वेश्चन है,
आपके आने वाले एग्जाम से इसका ज्यादा महत्व नहीं है। ये जो प्रित्जर पुरस्कार है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये वास्तुकला शास्त्रियों के लिए, जो वास्तुकला में निपुण होते हैं, उनके लिए ये पुरस्कार नोबेल के बराबर होता है। ठीक है, इसे आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। ठीक, और इसे उस वर्ष पाया था बालकृष्ण दोषी ने, और बालकृष्ण दोषी को इस वर्ष यानी किस वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, 2022 में किसे प्रदान किया गया, लेटेस्ट है, ठीक है, तो आपको प्रदान किया गया डायबेडो फ्रांसिस को दिया गया, जो पहले अफ्रीकी हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला। पहले अफ्रीकी और पहले अश्वेत हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिका होलोकॉस्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? आन सान सूकी से, महिंद्रा राजपक्षे से, बशर अल असद से, या किम जोंग उंग से? तो ये भी आपके करंट का क्वेश्चन है, 2018 के हिसाब से करंट का क्वेश्चन है। उस साल जो होलोकॉस्ट संग्रहालय था, उसके द्वारा आंग सान सूकी को, जो ये म्यांमार की है, कहाँ की है आपकी? म्यांमार की नागरिक है। ठीक है, वहां पर सैनिकों के द्वारा तख्ता पलट करके इन्हें जेल में भी डाल दिया गया है। इन्हें होलोकॉस्ट संग्रहालय द्वारा मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि ये अपने यहाँ म्यांमार में मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। परंतु 2018 में इस संग्रहालय ने इनसे जो ये पुरस्कार दिया था, इसे वापस ले लिया। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आंग सान सूकी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है करंट का, ये भी क्वेश्चन है 2018 के हिसाब से। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? राष्ट्रमंडल खेल मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स, आपने सुना होगा, इंग्लिश में कॉमनवेल्थ, हिंदी में राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक जीता था? पूनम यादव ने, मानिका बत्रा ने, विकास ठाकुर ने, या जीतू राय ने? तो ये भारोत्तोलक की जो खिलाड़ी हैं वो हैं आपकी पूनम यादव, जिन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? 8 मार्च, 21 जून, 4 जुलाई या 7 अप्रैल? जल्दी जल्दी आप बताइए, आप महत्वपूर्ण दिवस पढ़ चुके होंगे। देखिए, 4 जुलाई को तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 21 जून को आप योग दिवस मनाते हैं, योग दिवस। 8 मार्च को आप विश्व महिला दिवस मनाते हैं, विश्व महिला दिवस मनाते हैं। और 7 अप्रैल को आप मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किए? HDFC बैंक, ICICI बैंक,
भारतीय स्टेट बैंक SBI या एक्सिस बैंक। तो देखिए 2018 में HDFC बैंक और भारतीय सेना के बीच हस्ताक्षर हुए थे ताकि कार्यरत सैनिक और पेंशनरों के परिवारों को समय पर वेतन उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, इसके लिए किससे भारतीय सेना और HDFC बैंक के बीच MOU साइन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मादक पदार्थ मतलब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है ये क्राइम से रिलेटेड जो घटनाएं होती है उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके हैं अफगानिस्तान, फिलीपींस, वियतनाम और पाकिस्तान। तो देखिए फिलीपींस के राष्ट्रपति थे और कौन थे? रेडिगो ड्यूटर्टे यहाँ के राष्ट्रपति थे। इनके खिलाफ जो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है मादक पदार्थ मतलब कोकीन, हीरोइन, शराब, ये भी मादक पदार्थ में आता है। इनके पास था, ठीक है, इनके अनलीगल तरीके से ले आने के खिलाफ एक आपराधिक मामला चल रहा था जिसकी जांच जो है ये कर रही थी, जिसका विरोध करते हुए फिलीपींस की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से खुद को अलग कर लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुषिरता से प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, पैर या हड्डियां? तो जल्दी आप बताइए, जल्दी आंसर दीजिए। तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है वह आपकी हड्डियों में होता है, हड्डियों को कमजोर कर देता है जिससे आपकी हड्डियां मुलायम हो जाती है, उसमें दर्द होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मेजर ध्यानचंद, पेले, डेविड बेकहम, बाईचुंग भूटिया? जल्दी आप बताइए। तो देखिए गोल नाम से जो आत्मकथा लिखी थी, ठीक है, आत्मकथा लिखी थी वो लिखी थी हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद्र जी ने। किसने? मेजर ध्यानचंद्र जी ने। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हें हिटलर तक ने अपने सेना में शामिल होने और जर्मनी के तरफ से खेलने का ऑफर दिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी www, आप सुनते हैं ना www.com, तो www के आविष्कारक कौन हैं? सोर्गे ब्रिन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या टिम बर्नर्स-ली? तो www का आविष्कार आपके किया था टिम बर्नर्स-ली ने। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का किया था और यहाँ पे स्वीट जॉब लिखा है जबकि यहाँ स्टीव जॉब्स होना चाहिए था। ठीक है, स्टीव जॉब्स आपके एप्पल के फाउंडर हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? टिम बर्नर्स-ली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके हिंदी का यहां से शुरू होता है और हिंदी का आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चाँद होना, अब तब होना। तो देखिए आप कहते हैं ना ईद के चाँद हो तो दिखावे नहीं करते, गांव वगैरह में कहते हैं ना वो तो ईद के चाँद हो भैया दिखावे नहीं करते। मतलब
बहुत दिनों बाद दिखना। ईद का चांद कब दिखता है? कई दिनों के बाद दिखता है ना। उसी तरह बहुत दिनों बाद जो दिखते हैं तो उनके लिए मुहावरा प्रयुक्त किया जाता है, वह तो ईद का चांद हो गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ है गधा बनाना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना या हेरा फेरी करना। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहते हैं कि वह धोबी का कुत्ता हो गया, ना घर का रहा ना घाट का, यानी इधर उधर चल रहा है, उसका कोई भी एक अस्थायी ठिकाना नहीं है, क्योंकि कभी घर पे जा रहा है कभी घाट पे जा रहा है, ना घर पे सही से रह पा रहा है ना घाट पर रह पा रहा है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कहीं ठौर ठिकाना ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। कृष्ण जी के अनेकों, तो यहाँ पर अनेकों नहीं, अनेकों की जगह होगा अनेक। ठीक, क्या होगा? अनेक होगा, क्योंकि अनेक खुद ही बहुवचन है तो उसमें ओ लगाकर उसे बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका पहला ही वाक्य शुद्ध है। दूसरा भी देख लेते हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, तो यहाँ पर एक पुस्तक या यह पुस्तक लिखा होता है, यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बहुवचन का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पुस्तक किस में लिखा गया है? एक वचन में लिखा गया है। तो यहाँ पर होना चाहिए था पुस्तकें बहुत ही उपयोगी होता है, तब शुद्ध होगा। तो ये भी गलत है, दो अशुद्ध हो गया, ये कैसे हो गया? चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, शोभना बहुत मीठा गाती है, तो इसमें मीठा की जगह प्रयोग होना था मधुर। आपका ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध की जगह ये वाला भी देख लेते हैं, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये आपका शुद्ध वाक्य। यहाँ पे अशुद्ध की जगह शुद्ध होना चाहिए था, अशुद्ध की जगह शुद्ध होना चाहिए था, तब ये सही होता आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अगर शुद्ध होगा उस स्थिति में आपका डी ऑप्शन सही होगा, और अगर अशुद्ध लिखा होगा तो सबको आपको कॉमन नंबर इसका मिला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना में कौन सा समास है? सद है भावना जिसकी, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्म धारय समास। ठीक है, तो अव्ययभाव समास आपका है नहीं, संख्यावाची द्विगु है नहीं, तत्पुरुष इसमें है नहीं, तो है कौन सा? सकर्म धारय, यानी सद यानी सच्ची भावनाएं हैं जिसकी, उसे क्या कहेंगे? सद्भावना, अच्छी भावना। ठीक, कर्म धारय समास यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक है, उपमा है, रूपक है या अनुप्रास है? तो आप एक इससे पढ़ेंगे लाइन को तो देखेंगे, मुदित, मुदित में का माँ दिख रहा है, मनोहर में भी माँ दिख रहा है, मानस में भी माँ दिख रहा है। और आप जानते हैं कि यदि किसी पंक्ति में एक वर्ड की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आवे तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर माँ वर्ड की आवृत्ति 3 बार देखिए क्रम से आगे की तरफ हो रही है, मुदित, मनोहर, मानस, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, क्रोध होता है, उत्साह होता है या शोक होता है? क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो देखिए, रति जो होता है ये होता है आपके श्रृंगार रस का। ठीक है, किस रस का? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। आपका जो शोक है, शोक आपके करुण रस का स्थायी भाव है। किसका? तो करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव है। क्रोध, तो क्रोध आपके रौद्र रस का स्थायी भाव है। किस रस का? रौद्र रस का स्थायी भाव है।
और उत्साह किसका है? तो उत्साह आपके वीर रस का स्थायी भाव है। ठीक है, वीर रस का युद्ध के दौरान कौन सा रस पढ़ा जाता है? वीर रस पढ़ा जाता है, जिससे राजाओं में सब में एक वीरता का संचार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दामिनी दमक रही घन माही खल के प्रति जथा थिर नाही। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? सवैया, चौपाई, सोठा या दोहा। तो चलिए इसमें पहले क्या करेंगे, हम मात्रा निकाल लेते हैं, फिर पता करते हैं कौन सा छंद है। तो चलिए, दामिनी पे 2 मात्रा, मी है 1, छोटी है नी पे 1, दमक 1, मा 1, का 1, रा पे 1, ही पे 2, घा पे 1, ना पे 1, मा पे 2 और ही पे 2। ठीक, खा पे 1, ला पे 1, कै पे 2, प्रा पे 2, ती पे 1, ठीक, ती पे 1, जा पे 1, था पे 2, थी पे 1, रा पे 2, ना पे 2 और ही पे 2। ठीक, तो सॉरी, यहाँ पे थी पे 1 और रा पे भी 1 होगी मात्रा। चलिए मात्रा गिनते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12, 2, 14, 2, 16 मात्रा। और 1, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 2, 14, 2, 16। और आप 16 मात्राएं किस छंद में होती हैं? तो सवैया में होती नहीं, चौपाई में होती नहीं, सोठा में होती नहीं, ये होती है किसमें? दोहा में होती है। किसमें होती है? सॉरी, दोहा में नहीं होती, दोहा में 13, 11 होती है। ठीक, आपके चौपाई में होती है। किसमें होती है? 16 मात्राएं आपकी होती है चौपाई छंद में होती है। दोहा और सोठा आपके एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है। अब आपसे प्रश्न पिछले सेटों में पूछा जा रहा था, 2-3 सेट पहले, हर एक सेट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृ, कर्म और भाव। कर्तृ में किसकी प्रधानता? कर्ता की। कर्म में कर्म की। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता। अब आप इनमें ढूंढिए कि भाववाच्य में किस वाक्य में भाव की प्रधानता है। चलिए ढूंढते हैं। तो पहला है अब चला जाए, तो इसमें भाव की प्रधानता नहीं है। दूसरा है रवि आम चूसता है, इसमें भी भाव की प्रधानता नहीं है। अगला आपका है मोहिनी पत्र लिखती है, भाव की प्रधानता है तो नहीं है। अगला देखिए, शीला से खाया नहीं जाता, शीला से खाया नहीं जाता, इसमें किस चीज का? भाव की प्रधानता आ रही है ना। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। किसमें? ऑप्शन डी में आपका भाववाच्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या अल्प विराम। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह कहाँ पर है? एक तो चिन्ह यहाँ पर है, ठीक है, एक चिन्ह यहाँ पर है, परंतु यहाँ पर रेखांकित होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर रेखांकित होता या यहाँ पर रेखांकित होता, अच्छा ठीक है, वाक्य यहीं तक है, वाक्य आपका यहीं तक है, ठीक है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पे था के पास एक चिन्ह आपका लगा हुआ है जो ऐसा है, ठीक है, कॉमा कॉमा। और ये चिन्ह किसका होता है? ये चिन्ह आपके अल्प विराम का होता है। जब वाक्य के बीच हमें कुछ समय के लिए रुकना होता है तो वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने पूरा वाक्य पढ़ा, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो कहा था के बाद हम थोड़ी देर का इस वाक्य में विश्राम कर रहे हैं। जैसे नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, थोड़ी देर रुक रहे हैं, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? अल्प विराम का। और इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का
होता है, उद्धरण चिन्ह ऐसा होता है, ठीक। पूर्ण विराम आपका होता है ऐसे, और प्रश्नवाचक होता है ऐसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय पद है, अव्यय ढूंढना है जिसका व्यय ही नहीं होता। वह तो संज्ञा सर्वनाम है, नहीं होगा, ठीक। अगला आपका है काम, तो काम आपका नहीं होगा, कर्ता क्रिया क्रिया है, नहीं होगा। नहीं, नहीं, नहीं क्या है आपका? अव्यय है। इस पे लिंग, काल और वचन के परिवर्तन से आपके नहीं पर कोई प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा, जो अव्यय की एक और विशेषता है। ना इसका व्यय होगा और ना ही लिंग, कारक और वचन के बदलने से इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। उन्हें हम कहते हैं अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो आपका नहीं शब्द क्या है? अव्यय है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द से री की मात्रा का उपयोग, पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द से री की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया में, रिपु में, वृष्टि में या वर्षा में, इन चारों में से री का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो क्रिया में आपके रा का प्रयोग हुआ है, ठीक है, रा का। वर्षा में भी रा का प्रयोग हुआ है। रिपु में तो ई की मात्रा और ऊ की मात्रा है, और वृष्टि में वा के नीचे जो ये लगा है ये आपका क्या है? री की मात्रा है। किसकी मात्रा है? री की मात्रा है। वृष्टि कहां पर? वृष्टि में, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सा का उच्चारण स्थान है, कंठ है, दंत है, मूर्धा है या तालु है? तो आपको कल हमने सूत्र के हिसाब से भी बताया था, क्या? अकु विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ और का वर्ग और हा क्या होते हैं, कहां से बोले जाते हैं? तो इनका उच्चारण आपका कंठ होता है। लृत लसा नाम अदंता लृ, ठीक है। ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा किससे बोले जाएंगे? आपके दंत से बोले जाएंगे। देखेंगे आपकी जीभ, जब इसको बोलते हैं तो जीभ आपकी कहां टकराती है? दांत से टकराती है। ता, था, दा, धा, बोलिए। देखिए दंत, आपके दांत का प्रयोग हो रहा होगा। अगला आपका है तालु, तालु तालु। तो तालु का सूत्र क्या होता है? इच्यशा नाम तालु, यानी ई, ठीक, ई और या, ठीक। इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। चा, चू से चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, ठीक। और आपका शा, ठीक, शा, ये वाला शा क्या है? तालु है। मूर्धा क्या होगा? रिट रसाड़ा मूर्धा, री, टा, ये वाला शा, रिटु से टा वर्ग हो जाएगा, टा, ठा, डा, ढा, और ये वाला शा क्या है? मूर्धन्य सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? यानी 3 में रा वर्ण है और 1 में रा वर्ण नहीं है, उसे हमें खोजना है। तो पहला है आपका मात्रा, मात्र। तो माँ है, आ है, ठीक, माँ है, आ है। इसको अगर हम तोड़ेंगे इसको अक्षरों में तो बनेगा माँ, आ, ता, ठीक, ता और आपका रा, ठीक है। ता और रा मिलकर क्या बनाएंगे? मात्र बनाएंगे। आगे बढ़े। अगला आपका है मूर्धा, मूर्धा। तो इसमें आपका रा है, ये रहा रा, उड़ंतु आधा रा है यहां पर। अगला आपका है क्रम, इसमें भी आधा रा है, ठीक है। रा पे हलंत, ये क्रम में आधा रा इसमें भी है।
मातृभूमि में देखेंगे तो यहाँ पे ता पे जो ये री रा का वर्ड आपको सुनाई दे रहा है, ये रा नहीं है, ये आपका क्या है, री है। क्या है, री है। मातृभूमि, इसमें रा वर्ड नहीं है, तो इसीलिए यही सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी आपका सही होगा, मातृभूमि। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। व्यक्तिवाचक, निजवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। तो निजवाचक आपका जानते हैं कि निजवाचक क्या है, निजवाचक आपका सर्वनाम होता है, संज्ञा नहीं होती। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, 2 और कौन कौन से हैं, तो चौथा आपका होता है समूहवाचक और 5वां आपका होता है द्रव्यवाचक। समूहवाचक और 5वां आपका है द्रव्यवाचक। क्या है, द्रव्यवाचक। ये 5 आपके संज्ञा के भेद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग कौन सा है, वचन है, प्यास है, बचत है या हानि है। तो आप लोगों से हमने बताया था कि अगर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ज्ञात करना हो तो जो शब्द दिए हैं उनसे हम वाक्य बनाएंगे, और वाक्य बनाने से ही हमें पता चल जाएगा कि वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो चलिए वाक्य बनाते हैं। तो वचन दिया जाता है, वचन दिया जाता है, वचन दिया जाता है, हानि होती है, प्यास लगती है, बचत की जाती है, बचत की जाती है। तो प्यास लगती है यानी स्त्रीलिंग है, बचत होती है गलत है, हानि होती है, बचत की जाती है और हानि होती है। ठीक है, और वचन दिया जाता है, दिया जाता है तो क्या सही हो जाएगा हमारा, वचन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है घर, दर्शन, मुनि या प्रत्येक। तो आपने जो पिछला सेट किया होगा सॉल्व, तो उसमें भी सेम क्वेश्चन था और सेम ऑप्शन थोड़े बदले थे कि कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, और आपने उत्तर उसमें देखा था कि वह शब्द कौन सा था, दर्शन था। तो दर्शन का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है, इसका एक वचन नहीं होता। इसके अलावा कुछ और भी शब्द थे जिसको नित्य बहुवचन में प्रयोग होते थे, जैसे प्राण, आंसू, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, ये सब क्या है, ये सब आपके किसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या संप्रदान कारक है। तो आप जानते हैं यहां पर बहन को पुस्तक देता है, इस यहां पर आपका रेखांकित किया गया है, तो इसमें बहन को पुस्तक देने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, किसे पुस्तक दिया जा रहा है, बहन को पुस्तक दिया जा रहा है, यानी मोहन के द्वारा बहन के लिए कार्य किया जा रहा है। और जब कर्ता के द्वारा किसी के लिए कार्य किया जाए तो वह कौन सा कारक होता है, उसमें कौन सा कारक होता है, तो उसमें आपका संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। क्या सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, संप्रदान कारक हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या आप अंडरलाइन की गई है यानी रेखांकित की गई है, क्या आप घर भी जाएंगे। वाक्य में रेखांकित पद है, आप क्या है, आप संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। क्रिया यानी जो कार्य किया जा रहा हो, तो आप क्रिया को नहीं दर्शा रहा है। विशेषण किसी की विशेषता आप बता रहा है, नहीं बता रहा है। संज्ञा नाम किसी का आप है नहीं, आप किस लिए प्रयुक्त किए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जा रहा है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले को हम क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कुछ कैसा लग रहा है सेशन। आपने ऑप्शंस कमेंट कर दीजिए, उत्तर कमेंट कर दीजिए, एक बार शेयर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक को किया गया है रेखांकित। वाक्य में रेखांकित पद है, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम है। धार्मिक क्या है? संज्ञा है। किसी का नाम है धार्मिक तो किसी का नाम धार्मिक नहीं है तो संज्ञा नहीं होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है धार्मिक तो संज्ञा के स्थान पर भी धार्मिक नहीं प्रयुक्त हो रहा तो सर्वनाम भी नहीं है। और क्रिया है, कोई क्रिया की जा रही है धार्मिक के द्वारा, कोई भी क्रिया धार्मिक के द्वारा नहीं की जा रही तो धार्मिक। विशेषण अगला ऑप्शन है। तो विशेषण क्या करता है? किसी की विशेषता बताता है। तो धार्मिक शब्द किसी की विशेषता बता रहा है तो जी हाँ, धार्मिक विशेषता बता रहा है। किसकी? व्यक्ति की। ठीक है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत ही धार्मिक है तो धार्मिक व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, विशेषण। धार्मिक क्या है? यहाँ पर विशेषण है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव कौन है? जो संस्कृत से बने हुए हों। ठीक है, संस्कृत से बने हुए हों लेकिन वो धीरे धीरे अप्रभंशित हो गए हों। ठीक, संस्कृत के शब्द जो सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम और उनके अप्रभंश को कहते हैं हम तद्भव। तो इनमें से कौन सा तद्भव है? तो कपूर है, मयूर है, मानसिक है या पक्ष है? तो पक्ष आपका होता है क्या? पक्ष आपका है। तत्सम शब्द पक्ष संस्कृत का शब्द है जिसे सीधे सीधे हिंदी में ले लिया गया है। मानसिक भी तत्सम शब्द है, ये भी संस्कृत का शब्द है जिसे सीधे सीधे हिंदी में ले लिया गया है। मयूर, मोर कहते हैं आप इसे तद्भव में, इसे भी आप सीधे सीधे इसमें हिंदी में ले लिया गया तो ये भी तत्सम शब्द है। कपूर, कपूर आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होता है कर्पूर। क्या होता है? कर्पूर। कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ठीक, तो कर्पूर क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या है? कपूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बहुज्ञ, अतज्ञ, अज्ञ या सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जान रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। बहुज्ञ किसे कहेंगे? तो बहुज्ञ कहेंगे बहुत कुछ जानने वाला। सब नहीं जान रहा है लेकिन बहुत कुछ जान रहा है। ठीक है, बहुत कुछ जानने वाले को हम कहते हैं बहुज्ञ। अज्ञ किसे कहेंगे? जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानने वाला। कुछ ना जानने वाले को हम कहते हैं अज्ञ। ठीक है बंधु, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्थान शब्द का विलोम बताइए। उत्थान शब्द का विलोम बताइए। पतन, अर्ध, ध्रुव या उड़ान। तो अगर यदि आप गांव में रहते होंगे तो गांव में लोग अवधि भाषी क्षेत्रों में आप रहते होंगे तो वहां पर एक वाक्य प्रयोग किया जाता है कि जब कोई अपने चरम पर हो उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाए, यानी उसके बुरा समय आ जाए, तो कहते हैं ओकर जैसे ही उत्थान भर है वैसे पतन है। मतलब शीघ्र उसका उत्थान हुआ धीरे धीरे और शीघ्र पतन हो गया। ठीक है, या फिर धीरे धीरे उत्थान हुआ तो धीरे धीरे ही पतन हो गया। उत्थान का अर्थ होता है ऊपर चढ़ना और पतन का अर्थ होता है नीचे। ठीक, तो उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? हमारा पतन होता है। क्या होता है? पतन होता है। आधे से ज्यादा शब्द विलोम मुहावरे का प्रयोग तो हम लोग अपने बोलचाल की भाषाओं में करते हैं, हमें वैसे ही याद हो जाने चाहिए। अगला शब्द आपका है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी 3 देवता के पर्यायवाची शब्द हैं, इनमें से हमें जो देवता का पर्यायवाची नहीं है उसे ढूंढना है। कौन सा होगा? सुर होगा, देव होगा, सुधारक होगा या अमर होगा। तो देव का पर्यायवाची सुर होता है। क्या? सुर होता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये मतलब हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें
नहीं खोजना है, नहीं खोजना है। अमर, ये भी आपके देवताओं का पर्यायवाची होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देव आपके देवता का पर्यायवाची होता ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सुधारक, सुधारक आपके देवताओं का पर्यायवाची नहीं होता, तो इसीलिए यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। कौन सा शब्द युग्म है जो अपने सही अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है? अनिल, अनिल का अर्थ हवा होता है, अनल का अर्थ आग होता है, तो ये अपने सही अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला आपका है अली, अली का अर्थ होता है भौरा, भौरा, अली का अर्थ होता है सखी, तो ये ऑप्शन आपका गलत है और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका है आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ, आदि, आदि का अर्थ आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ, और आदि, आदि, आदि का अर्थ होता है आपका अभ्यस्त। ठीक है, आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, तो ये भी सही अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं जलज, जलज का अर्थ होता है कमल से। नेक्स्ट आपका है जलद, तो यहां पर जलद का अर्थ आपका समुद्र, ये गलत दिया है। जलद का अर्थ आपका समुद्र नहीं होता, जलद का अर्थ फिर क्या होता है? जलद का अर्थ होता है आपका बादल। क्या होता है? बादल। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन सही हैं, बी और डी दोनों सही हैं। ठीक है, बी और डी दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बी और डी जो भी लगाया होगा, जो बी लगाया होगा या डी लगाया होगा, दोनों को सही नंबर आयोग द्वारा दिए जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। पत्र शब्द का सही अर्थ क्या नहीं है? पत्ता नहीं है, चिट्ठी नहीं है, लेख नहीं है, या पंख नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, पत्र का अर्थ पत्ता होता है, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं पूछा है। ठीक है, पत्ता होता है। चिट्ठी पत्र का अर्थ होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी अर्थ प्रकट कर रहा है। पंख पत्र का अर्थ पंख भी होता है, पंख भी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन पत्र का अर्थ लेख से नहीं लगाया जाता, पत्र का अर्थ हम लेख से नहीं लगाते। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं ही पता करना है। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, सदैव शब्द में संधि है। गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयाद संधि है, या दीर्घ संधि है? तो आप सदैव का पहले हम संधि विच्छेद कर देंगे। संधि विच्छेद करेंगे तो हमें स्पष्टता कौन सी संधि है पता चल जाएगी। और आपको हमने बताया था, किसी भी शब्द को संधि विच्छेद करना है तो उस शब्द में वह शब्द दो चीजों से मिलकर बना, दो शब्दों से मिलकर बना होगा, और दोनों शब्दों से मिलकर बना होगा, यानी उसमें जोड़ होगा, गांठ होगी। उसी गांठ को हमें पता करना है, और पता करने के लिए हम उसी शब्द को 2-3 बार पढ़ते हैं, जिससे हमें वो गांठ स्पष्ट पता चल जाती है। तो पढ़िए, सदैव, 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 सदैव। तो सदा एव, सदा धन एव, सदा धन एव आपको स्पष्ट इसमें दिखाई दे रहा होगा। और यहां पर सदा, और आप जान यहां से सदा में से आ निकलेगा, एव में से ए निकलेगा। ठीक, एव में से ए निकलेगा, और एव में से जब ए निकलेगा तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक मिनट, यहां पर आपका संधि विच्छेद होगा, सदा धन एव। क्या होगा? सदा धन एव होगा, और यहां से आपका आ निकलेगा, यहां से ए निकलेगा, और मिलकर ये सदैव बनाएंगे। ठीक है, मिलकर क्या बनाएंगे? सदैव बनाएंगे। और यह प्रक्रिया कहां से होती है? जहां पर पहले शब्द के अंत में जब आ या आ आवे, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में जब ए या ओ औ आवे, तो वो दोनों आपस में मिलकर वृद्धि कर देते हैं, यानी ए का ए और ओ औ का औ बनता है। ठीक है, ये किस संधि में होता है?
ये आपकी वृद्धि संधि में होता है। किस संधि में होता है? तो ये आपकी वृद्धि संधि में होता है सदैव। ठीक, क्या सही हो जाएगा? वृद्धि संधि। आगे बढ़े, समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, प्री उपसर्ग है या प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है प्रत्येक में? तो आप अगर इसको अलग करेंगे तो प्रत्येक, आपको बताए थे अगर उपसर्ग और प्रत्यय भी निकालना है तो इसमें गांठ होगी कहीं, गांठ पता पढ़ो। प्रत्येक 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 प्रत्येक, तो आपको प्रत्येक आपस आभास हो रहा होगा शब्दों का अलग होने का। तो एक आपका शब्द है और प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो कहां पर है प्रति? ऑप्शन बी पर है प्रति। ठीक, ऑप्शन बी पर आपका प्रति है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? का प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, आई प्रत्यय है या इक प्रत्यय है? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है? तो आप पढ़िए वैज्ञानिक, 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 विज्ञान धन इक, विज्ञान धन इक। ठीक है, विज्ञान धन इक, वैज्ञानिक। तो विज्ञान किस में आएगा? विज्ञान आपका शब्द है और इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। और देखिए इक कहां पर है? यहाँ पे आपकी छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर इक नहीं होगा, यहाँ पर इक होगा। ठीक, क्या होगा? इक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन हमारा पैराग्राफ है जिससे हमें 5 क्वेश्चन 67 to 71 के आंसर देने हैं। तो पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था? बालक के सामने एक सुनाई दी। बस फिर क्या था? बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूद कर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नजर उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दिया, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। अब इस पैराग्राफ से हमें 5 क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है पैराग्राफ से संबंधित, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, उत्साह को, परहित को या धैर्य को? जल्दी जल्दी आप बताइए। तो देखिए त्याग तो कर नहीं रहा है किसी चीज का, तो त्याग गलत है। धैर्य अगर वो शांति पूर्वक देखता रहता तो धैर्य होता, धैर्य है नहीं। उत्साह को प्रदर्शित नहीं करता। परहित, मुसाफिरों की जान बचाने के लिए उसने रोका ना गाड़ी, तो इसलिए किसको दर्शाता है? या परहित को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? परहित को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने का समय हो रहा था, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। तो अभी हमने पढ़ा कि उसने जब देखा रेल की पटरी टूटी हुई थी तो उस समय उसने घड़ी देखी कि रेल आने का समय हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो रेल के आने का समय हो रहा था इसलिए उसने घड़ी देखी। ठीक है, क्या सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन बी, रेल आने का समय हो रहा था इसलिए उसने घड़ी देखी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ, शरारत, असावधानी या बेवकूफी।
तो बच्चे का कमीज हिलाना दर्शाता है कि उसने सूझबूझ के तरीके से ट्रेन रोकने का प्रयास किया। ठीक है, क्या दर्शाता है? तो सूझबूझ को दर्शाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। बताइए, आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा है, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, गाड़ी तो लेट हो रही थी, इसका कहीं जिक्र आपके पैराग्राफ में हुआ नहीं तो हम ऑप्शन को गलत, अपने मन से कुछ नहीं मानेंगे, गलत। बच्चे की जिंदगी का सवाल था, जी हाँ, क्योंकि गाड़ी बच्चे के एकदम पास आकर रुकी थी। अगर थोड़ी सी और आती तो बच्चा क्या होता? बच्चा मर जाता। तो इसलिए गाड़ी उसे ड्राइवर को क्रोध इसलिए आया क्योंकि बच्चे ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला था। यही वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। ठीक, क्रोध का भाव, शाबाशी देने का भाव, निंदा का भाव या दुख का भाव। ठीक, तो क्रोध का भाव तो जब उसने गाड़ी रोकी तब आया, लेकिन ट्रेन की पटरी रोकी, टूटी हुई देखा होगा तो उसके मन में क्रोध आएगा कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। दुख का भाव, उसने ऐसा क्या किया था भैया जो उसे दुख हो, उसने तो गाड़ी रोक ली थी, तो दुख का भाव होगा नहीं। निंदा का भाव, वो किसकी बुराई कर रहा था जो उसे निंदा का भाव आएगा, ये भी नहीं होगा। शाबाशी देने का भाव, लड़के ने सूझबूझ से ट्रेन रोका, मुसाफिरों की जान बचाई, तो उसे बच्चे को शाबाशी देने का भाव आया होगा। ठीक, कैसा भाव? शाबाशी देने का भाव। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अज्ञेय जी की किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? भग्न दूत इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितने बार। कितनी नाव में कितने बार, ये सभी रचनाएं आपकी किसकी हैं? अज्ञेय जी की हैं। और इनमें से जो आपकी इनकी ये रचना है, कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञेय जी की ये रचना, इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। इस क्वेश्चन का आयोग ने 2 आंसर सही माना था। और क्यों माना था? क्योंकि उर्वशी नामक टाइटल से 2 लोगों ने रचना की थी। किसने? एक की थी आपकी जयशंकर प्रसाद जी ने, और दूसरी की थी आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी ने। किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने और रामधारी सिंह दिनकर जी ने। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचनाएं और जो है वो हैं कामायनी, लहर, आंसू, ये सब इनकी विशिष्ट रचनाएं हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी की तो बहुत, कुरुक्षेत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, रश्मिरथी, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। गांधी जी के द्वारा इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। ठीक है, राष्ट्र कवि, भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध जैसी महान संकलन इन्होंने किए। अगला आपका है महादेवी वर्मा, इनकी निहार, नीरजा जैसी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की, अज्ञेय की, नागार्जुन की या जैनेन्द्र की? तो गोदान एक प्रसिद्ध रचना है। किसकी है? तो ये आपके प्रेमचंद्र जी की है। इनकी और रचनाएं, सेवा सदन, ठीक, सेवा सदन, गबन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपका हिंदी का, महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस कृति पर मिला? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पे मिला? दीपशिखा पे मिला, यामा पे मिला, श्रृंखला की कड़ियां पे मिला या नीरजा पे मिला? ये सभी रचनाएं आपकी महादेवी वर्मा की हैं, परंतु उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो उनको मिला था यामा के लिए। किसके लिए मिला था? यामा के लिए मिला था। तो चलिए इसी के साथ आपका ये लेक्चर भी और ये सेट भी समाप्त होता है। अब आप लोग भी हम लोगों से जुड़े रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य कीजिए। धन्यवाद।